गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज बात करेंगे हम आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक जो आजकल एचएसएससी की एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। चाहे दुर्गा शक्ति का एग्जाम हुआ था, चाहे मेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, और जो सेट का एग्जाम होगा, डेफिनेटली इस एग्जाम में आर्टिकल टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेलिंग्स कर लेते हैं। सबसे पहली स्पेलिंग कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, लेफ्टिनेंट। ये स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है। लेफ्टिनेंट में हमें लगता है कि एफ आएगा, लेकिन इसमें आता नहीं। तो हम देखते हैं कि स्पेलिंग को किस प्रकार से याद किया जाए। स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है, LIEUTENANT। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। जबरदस्त तरीका है, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी। जब हम लेफ्टिनेंट का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि आती है? हमारे दिमाग में आती है कि एक जो फौज की यूनिफॉर्म में एक बंदा है, काफी गुस्सेल सा दिखता है, वो आंखें बड़ी बड़ी है, जहां भी जाता है गुस्से में बात करता है। इस प्रकार की सी छवि हमारे दिमाग में आती है। तो मान लीजिए एक फौजी है, यूनिफॉर्म में लेफ्टिनेंट है, और उसको कोई चिंटिया दिख गई, आंट, जो चिंटी होती है, कीड़ी मकोड़ी जिसको बोल देते हो आप, वो चल रही है लाइन में। और मान लीजिए वो जो चिंटिया है वो 10 है, और फौजी अपने डिसिप्लिन वाली आदत के अंदर उन चिंटियों को क्या बोलता है? लाई यू 10 आंट, लाई यू 10 आंट, यानी 10 की 10 चींटियां क्या है, सीधी सो जाओ। तो हम इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, लाई यू 10 आंट, लाई यू 10 आंट, लेफ्टिनेंट, लाई यू 10 आंट। और इस हिसाब से आप याद करोगे तो ये स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। दूसरी है कमिटी। स्पेलिंग में आपको ये ध्यान रखना है, MM, T और EE, और जो I है 1 की तरह दिखता है तो ये एक आएगा। बाकी E भी डबल है, T भी डबल है, M भी डबल है। ये कॉमनली काफी एग्जाम्स में पूछी जा रही है। रिसीव, अचीव, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि जो EI पहले आएगा या E पहले आएगा या I पहले आएगा। इस प्रकार की कंफ्यूजन इसमें हमें देखने को मिलती है। तो हम पहले अचीव को देखते हैं। इसको आप अल्फाबेटिकली याद कर सकते हो, जैसे H के बाद I आता है, ABCDEFGHI, और इसमें H है तो ये आसानी से याद हो जाती है, अचीव, H के बाद I। और रिसीव, अब जो C है इसके बाद में, इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्पेलिंग ऐसी होगी हमेशा, लेकिन जो मोस्टली चीजें होती हैं उस पर हम कुछ रूल अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो जो C के बाद EI का कॉम्बिनेशन आता है उसमें E पहले और I बाद में आता है। इस हिसाब से ये याद हो सकती है। और ये एक्विटेंस, इसको आपको याद करना है, AA, बीच में CQU और INTANCE, एक्विटेंस, ACQU, ऐसे जोड़े में याद कर लो, ACQU, फिर A इन टेंस, एक्विटेंस। तो ये 5 स्पेलिंग्स आपके लिए। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। तो जो आर्टिकल है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये है क्या। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का पार्ट होता है, नंबर 1। तो दूसरा, ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तो पता ही है आपको, ऐसा वर्ड जो में नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। और हमारा जो आर्टिकल है वो भी क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, सामान्य है या ये विशेष है। इस बात की जानकारी में कौन देता है? आर्टिकल देता है। तो आर्टिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव भी है और आर्टिकल डिटरमिनर्स भी है। डिटरमिनर्स के कई पार्ट होते हैं, उनमें से एक क्या है? हमारा आर्टिकल है। अब ये पूछ ले कि एडजेक्टिव में कौन सा टाइप आर्टिकल्स का, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हम कह सकते हैं इसको। जो डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप ऑफ आर्टिकल है
एडजेक्टिव है वो आर्टिकल आपका होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आर्टिकल डिटर्मिनर का पार्ट है कि नहीं? जी है। आर्टिकल एडजेक्टिव है कि नहीं? है। तो एडजेक्टिव है तो कौन सा है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में कि कितने टाइप की होती हैं। हम जनरली पढ़ते हैं आर्टिकल्स को दो प्रकार से, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। लेकिन समझने के लिए, जैसे मैंने लिखा है देखो, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए तीन प्रकार की होती है जीरो आर्टिकल। क्योंकि आजकल ट्रेंड में जो क्वेश्चंस है उसमें यह पूछा जाता है कि इसमें आर्टिकल्स आएगी या नहीं आएगी, ये ज्यादा पूछा जाता है, बल्कि ये पूछने की बजाय कि इसमें कौन सी आर्टिकल आएगी। तो ये जीरो आर्टिकल के भी रूल हमें कुछ पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं इसके रूल्स की बात करूं तो बहुत सारे रूल्स हैं। मेन तो रूल इसका ये है कि जो द डेफिनेट आर्टिकल है वो ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि इसमें जो हमारा नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। और जो दूसरा टाइप है ए और एन, ये हमें बताता है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो नाउन है, ये जनरल है, ये सामान्य है, ये विशेष नहीं है। ये नाउन जिसके साथ ए और एन यूज होता है और जिसके साथ द यूज होता है वो एक डेफिनेट है। यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट नाम से पता लगता है। अब इसकी मेन जो कंसेप्ट यदि समझ में आ जाए तो रूल को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। रूल तो इसके बहुत सारे हैं, सारे याद रहे ना रहे, लेकिन हम इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको बताता हूं। जो द है, आप इसको दैट की शॉर्ट फॉर्म मान लो, विकर फॉर्म ऑफ दैट मान लो। दूसरा है ए और एन, इसको आप विकर फॉर्म ऑफ एनी मान लो, चाहे वन मान लो। मित्रों, एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी, नॉट स्पेसिफिक। वन का मतलब कोई एक, नॉट स्पेसिफिक। और दैट का मतलब वो, यानी जिसके बारे में हम जानते हैं या जो किसी न किसी तरीके से विशेष है, वो क्या है? आपका दैट है। जो द है वो स्पेसिफिक नाउन को दिखाने के लिए यूज होता है, और ए और एन क्या होते हैं? वो किसी एक, कोई भी जो स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, उसको दिखाने के लिए ए और एन जो आर्टिकल है उनका यूज होता है। इसको समझाने के लिए तीन एग्जांपल लिखे हैं मैंने, तीन सेंटेंस आपके आगे। आई एम गोइंग टू अकेडमी, आई एम गोइंग टू एन अकेडमी, आई एम गोइंग टू द अकेडमी। तो बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। जो जीरो आर्टिकल वाली बात है वो यहां पर लागू होती है। जीरो आर्टिकल का मतलब जहां कोई आर्टिकल ना आए। और यहां पर क्या है? एन। और यहां पर क्या है? द आर्टिकल है। तो मित्रों, आपको यह बताना है, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो आपका करेक्ट है। देखिए, आई एम गोइंग टू अकेडमी, आई एम गोइंग टू एन अकेडमी, आई एम गोइंग टू द अकेडमी। मित्रों, ये तीनों सेंटेंस करेक्ट है और तीनों अपने आप में एक अलग मीनिंग को लिए हुए हैं। जो द है वो भी ठीक है, एन भी ठीक है और विदाउट आर्टिकल भी ठीक है। देखिए, आई एम गोइंग टू अकेडमी, इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, ये पर्पज बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और एकेडमी में रोज आता हूं और मेरा काम पढ़ाना है। एकेडमी में जो काम होता है वो पढ़ने का, पढ़ाने का होता है। सामान्य जो इसका पर्पज है एकेडमी का, यदि उस सामान्य पर्पज को पूरा करने के लिए हम एकेडमी आते हैं, जाते हैं, और यही बात यदि मैं बताना चाहता हूं तो दैट टाइम वी कैन यूज जीरो आर्टिकल। और यदि मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एकेडमी में पढ़ता है, उसके फादर आते हैं उस एकेडमी में बच्चे की फीस जमा करवाने के लिए या बच्चे के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए या कुछ दूसरे काम के लिए वो आते हैं, तो उनका एक स्पेशल पर्पज हो गया आने का। मैं तो रोज आता हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, बच्चे रोज आते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, यह सामान्य काम हो गया। और एक ऐसा काम हो गया जिसमें एक स्पेशल पर्पज के लिए आए, जैसे फादर ने फीस जमा कराने के लिए आए, या फादर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए, या एकेडमी के डायरेक्टर से मिलने के लिए आए, वो स्पेशल पर्पज हो गया। यदि इस प्रकार को स्पेशल पर्पज से हम इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या कहीं जाते हैं
तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द। आई एम गोइंग टू द अकेडमी, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा और फादर दोनों जानते हैं कि कौन सी एकेडमी में जाना है, दोनों को दिमाग में क्लियर है कि किस एकेडमी का यहां पर जिक्र हो रहा है। तो द यूज हो गया कि आई एम गोइंग टू द एकेडमी, यानी यह एक स्पेशल पर्पज है, क्योंकि आई अब यहां पर क्या है, मान लीजिए फादर है, और यहां पर्पज क्या है उसका, फी डिपोजिटिंग है मान लीजिए, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे स्पेशल पर्पज हो गया, हमने क्या यूज कर लिया, द यूज कर लिया। आई एम गोइंग टू अकेडमी, यहाँ एक सामान्य पर्पज है, जैसे मैं रोज पढ़ाने के लिए जाता हूँ या पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो आई एम गोइंग टू अकेडमी। आई एम गोइंग टू एन अकेडमी, आई एम गोइंग टू एन अकेडमी में क्या होता है, मान लीजिए आपको मन हुआ पढ़ने का कि जी HSSC की तैयारी करनी है, सेट का एग्जाम आने वाला है, और मिसाल में जाके कोई एकेडमी देख के आते हैं जहां पे हमें पढ़ना है। अब आपके दिमाग में कोई क्लियर नहीं कि कौन सी एकेडमी में जाना है, कोई एक एकेडमी, एनी, कोई एक एकेडमी, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई एक एकेडमी में आपको पढ़ने के लिए जाना है, एनी वन। तो आप क्या लिखोगे कि आई विल विजिट एनी एकेडमी, और इंग्लिश में हम इसको जो करेक्ट फॉर्म है उसमें क्या लिखते हैं, एनी को क्या लिख सकते हैं, ए और एन, आर्टिकल को यदि ठीक रूप से लिखा जाए तो आई विल विजिट टू एन एकेडमी, कि मैं एक, ए और एन में कोई फर्क नहीं होता, केवल साउंड का है, वो बताएंगे बाद में। तो आई विल विजिट एन एकेडमी, कि मुझे एक एकेडमी को विजिट करना है, कोई भी एकेडमी, मान लीजिए मुझे कोई स्कूल देखना है, तो आई एम गोइंग टू ए स्कूल, मैं कोई स्कूल में एक में विजिट करके आऊंगा, जाके आऊंगा, देखना है मुझे, जिसमें कोई भी एक, न तो मैं वहां पढ़ता हूं, न पढ़ाता हूं, न मुझे फीस जमा करवानी है, बट जस्ट वांट टू चेक, जस्ट वांट टू सी। तो किसी एक ऐसी एकेडमी में जाना है तो हम क्या कर देंगे, ए यूज कर लेंगे, एनी भी, कोई भी एक एकेडमी में जाके हम विजिट कराते हैं, देखाते हैं वहां के क्या सिस्टम्स हैं, तो दैट टाइम वी कैन यूज ए और एन। और यदि स्पेशल पर्पज के लिए जिसके बारे में जानते हो तो आप द, और यदि सामान्य पर्पज के लिए जा रहे हो तो उसमें जीरो आर्टिकल्स यूज होता है। ए और एनी का मैंने ये आपको बताने के लिए दो सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एनी का मतलब कोई भी एकेडमी, दा का मतलब स्पेशल एकेडमी। फादर कहाँ फीस जमा करवाएंगे, जहां बच्चा पढ़ता है। ये तो है नहीं किसी भी एकेडमी में जाके जमा करवाएंगे, विजिट तो आप कोई एकेडमी कर सकते हो, बट फी डिपोजिशन कहाँ होगा, ओनली वेयर यू आर स्टडिंग, अदरवाइज तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये क्या है, द अकेडमी, यानी वो स्पेशल एकेडमी जहां मेरा बच्चा पढ़ता है, वहां मुझे फीस जमा करवानी है, तो द। हॉस्पिटल है, पेशेंट जाएगा तो क्या आएगा, यदि हॉस्पिटल है, पेशेंट जा रहा है, आपको दवाई लेने के लिए जाना है, तो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। और मान लीजिए कोई स्टाफ है वहां का, वो जाना है तो भी। और यदि आपको हॉस्पिटल कोई देखना है कि मुझे ये इलाज करवाना है, किसी हॉस्पिटल में मुझे इंटरव्यू लेना है, तो एन अकेडमी, एन हॉस्पिटल। और यदि आपको मान लीजिए मिलने जाना है, कोई पेशेंट आपका पहले हॉस्पिटल के अंदर है, तो द हॉस्पिटल आ जाएगा उसके अंदर, कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट माई अंकल हु इज एडमिटेड देयर। तो इस प्रकार से उसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो ये जीरो, एन और द का आपको मैंने फर्क समझाने के लिए 3 सेंटेंस लिखे हैं, शायद कुछ क्लियर हुआ होगा। और ये टाइप क्या होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। जीरो हमने इसलिए लिखा है ताकि समझने के लिए। आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं, 2, डेफिनेट और इंडेफिनेट। और समझने के लिए कितने टाइप हो गए, 3। अब हम बात करेंगे यूज की इनकी, कि ए और जो एन है, जो इनके यूज हैं, जो ए और एन है, यदि हम अब बात करेंगे इसकी यूज की, कि जो इसका यूज है ए और एन का कैसे पता लगता है। वेरी सिंपल, इसमें पढ़ने के लिए है कि दा का यूज कैसे होता है। ए और एन का तो आप तैयारी करें, आपको पता ही है। ए का हम यूज करते हैं
ए का हम यूज करते हैं उस नाउन के से पहले जिस नाउन का जो स्टार्टिंग साउंड है, जो वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड हो। और एन का यूज कहां पर होगा, जिसकी जो स्टार्टिंग साउंड होगी वो किसकी होगी, वो आपके वाउल की होगी, स्वर की होगी हिंदी में यदि बात करें तो। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि कई बार जो वर्ड है आपका वो स्टार्ट तो होता है आपके वाउल से, लेकिन उसकी जो साउंड आती है वो कॉन्सोनेंट की आती है। तो इस प्रकार के जो केस में है हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब जैसे एक कैट है तो कैट की आवाज किससे आती है, सी, कैट। सी को हम कै भी बोलते हैं, कई जगह सी भी बोलते हैं, वो तो चलो अलग विषय है। यदि हम बात करें कैट, तो जो आपकी कैट, कै किस में आता है, आपका स्वर में आता है कि व्यंजन में। ए अनार से लेकर आपका अह तक है, उसमें क्या आता है, उसको स्वर बोलते हैं, ए ई आई ओ यू। और बाद में कै से लेकर आगे तक क्या आता है, आपका व्यंजन आता है। तो जो कै किस में आएगा, आपके व्यंजन में आएगा। और व्यंजन से पहले क्या आ जाएगा आपका, या कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ए कैट। बुक, बी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हैट, हाउस में भी कोई डाउट नहीं है, हॉर्स में भी कोई डाउट नहीं है। ईयर, तो ये ईयर बोलेंगे इसको, ईयर, ये आता है इसके अंदर। ये पेन भी नहीं चल पा रहा है, इसमें कोई डाउट है क्या है। जैसे ईयर है तो इसको ईयर, ये वाला ये है इसके अंदर, तो क्या आएगा, ये ए आ गया। यार्ड, ये आ गया इसमें। यूरोपियन, वैसे तो ई है इसमें, यू भी है शुरू में, दोनों को हम देखें तो हमें लगता है कि इसमें तो एन आना चाहिए, लेकिन जब इसको लिखेंगे हम यू तो क्या आ जाएगा, यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, यू। यूनियन, यूनिफॉर्म, वन। वैसे तो ओ आपका क्या है, वाउल है आपका, लेकिन वन हम ऐसे लिखते हैं। और वह आपका किस में आता है, कॉन्सोनेंट के अंदर आता है, तो क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। मेन क्या है कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं आप इनको पढ़ लो, ये इनफ है, ये काफी है, इनमें से आ जाता है, इनसे बाहर नहीं आता, यही पूछते हैं। और यदि इनसे बाहर कोई पूछा जाता है तो इसी से उसकी सेंस निकल जाती है, आपको पता लग जाता है कि इसमें ए या एन आएगा। अ वन आइड मैन, अ वन मतलब ये तो आपका एक ही हो गया। और इसमें देखिए एप्पल, कोई डाउट नहीं है, ए से स्टार्ट हो गया। एग, एन आई, एन ईयर, एन अमेरिकन, एम ए। इसमें थोड़ा सा कई बार डाउट हो जाता है कि जैसे ये एम आ गया, मैं, और ये क्या होता है आपका व्यंजन हो गया, या इसको आप कॉन्सोनेंट कह दो। अब लेकिन ये मैं तो इसका ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ गया कि मैं हो गया, लेकिन हम इसको बोलते कैसे हैं, यदि अल्फाबेट की बात करें, एम, क्या होता है ये, एम, यानी ये जो ए क्या है इसको बोलेंगे एम ए। एम यानी सबसे पहले क्या है इसका, ए। और ए क्या है आपका, वाउल है, स्वर है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। एन आर, ये इसमें एच है आपका, ये साइलेंट है, तो इसमें क्या बोला जाता है, ये एन आवर बोल दो, आर बोल दो, एन आर। तो इसमें क्या आएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि जो ए है आपका ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन। होटल, एच साइलेंट होता है इसमें भी। स्टोरियन, साइलेंट होता है। ऑनर, एन ऑनर, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एगर। यानी ये आप जो ये वर्ड्स है ये याद कर लीजिए, इन्हीं में आता है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, समझने के लिए बिल्कुल आसान से है ये कुछ में साइलेंट है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब ये कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हिंदी में तो हम जो बोलते हैं ना वही लिखते हैं, और जो लिखा होता है वही बोला जाता है, उसमें कोई कहीं डाउट नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश में समस्या क्या है, बाहर के कई जगह के लोग आए, उन लोगों की भाषा मिलके इंग्लिश बनी, तो इसमें कोई कैसे बोलता था, कोई कैसे बोलता था, बहुत सारी चीजें साइलेंट है, बहुत सारी चीजें हैं वो बोली नहीं जाती है। एक ही अल्फाबेट के कई साउंड आ जाती है, सी का जैसे मैंने बताया था, इसको सीट में जैसे सह भी बोला जाता है, कैट में इसको कै भी बोला जाता है। और यदि बहुत सारे ऐसे जो अल्फाबेट्स हैं जो 2 3 3 उनकी साउंड्स हैं।
तो यहाँ ये जो रूल है वो तो ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अल्फा इसमें कि इतना ऐसा कोई नहीं है ग्रामर के अंदर कि ये रूल आपको बता दिया और इससे कहीं गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। एक्सेप्शनल केसेस जिसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कैन यू गिव मी वन रीजन व्हाई यू डिड दिस, कैन यू गिव मी वन रीजन। अब यहाँ पे जो मैंने बताया उस हिसाब से तो ए आना चाहिए था, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि कैन यू गिव मी वन रीजन, कैन यू गिव मी अ रीजन, क्या मुझे आप कोई एक रीजन दे सकते हैं, ए लिख सकते थे, काम चल सकता था। लेकिन कई बार हम इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, हम इस पे थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए कि कोई रीजन है तेरे पास कि तुमने ये कर दिया, पूछते हैं ना कि अरे तेरे पास है कोई रीजन जो तूने ऐसा काम कर दिया, कोई एक भी कारण बता दे। इस प्रकार की सेंस में हम इसको क्या यूज कर लेते हैं, वन लगा देते हैं, ए नहीं लगा देते। और यहां इस वन से पहले ए की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में ये कंप्लीट हो गया। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, यहाँ ए सिस्टर की बजाय वन सिस्टर आएगा और इससे पहले भी ए लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार से ये आपको देखना है। अब हम बात करते हैं दा की। दा एक तो ये क्वेश्चन रीट में आया था एक बार, इस रीट में नहीं, इससे पहले रीट में आया था एक बार 16 में, पता नहीं 15 की बात है वो, 16 या 17 की भी हो सकती है। उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लिश का ऐसा वर्ड बताओ कि जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बार बार इंग्लिश में यूज होता है। और केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब ने भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, कुछ वर्ड दे दिए 4 वर्ड कि इनमें से एक ऐसा वर्ड बताओ जो बार बार यूज होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड क्या है इंग्लिश में, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन इंग्लिश। और सिंपल से रूल है वैसे तो, जो मैंने आपको बताया कि जो स्पेशल है उसके लिए द। आई हैव टेकन माई लंच, नॉर्मल लंच है, द लंच वॉज वेरी टेस्टी, द लंच वॉज वेरी टेस्टी दैट यू प्रोवाइडेड मी। या कोई भी ऐसा नाउन जिसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है या जो स्पेशल है या जो विशेष बन जाता है अपने आप में किसी तरीके से, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। बस ये मेन से इसकी 2 कंसेप्ट हैं। अदरवाइज ये कुछ नियम अपन बना रखे हैं, इसको अपन देख लेते हैं। द मोस्ट, ये जो नियम मैंने कहा ना जो बना रखे हैं, इसका मतलब हमने समझने के लिए, या जो लिंग्विस्टिक्स हैं उन्होंने समझने के लिए नियम्स बना लिए हैं। अदरवाइज तो जो मेन ये कंसेप्ट बेस्ड जो टॉपिक है, आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए कि जो नॉर्मल है, जो स्पेशल नहीं है, जो जनरल नाउन है, उसके लिए हम ए और एन का यूज करेंगे, और स्पेशल उसके लिए दा का यूज करेंगे। चलो फिर भी हम करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड, ये बता दिया आपको, फॉर द यूनिक वन इन द वर्ल्ड, जो एक है दुनिया में, वो स्पेशली अपने आप में सन है, मून है, तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे द सन, द मून, और जैसे नेचर को दिखाने वाली जो आपके वर्ड्स हैं या वर्ड फ्रेज है, द कंट्री साइड, द टाउन, द माउंटेन, द वेदर, द बीच, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं आप उनके लिए क्या यूज कर लेते हैं, दा यूज कर लेते हैं। एक जो कॉमन एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए जिम है, लाइब्रेरी है, और जैसे पार्क है, जो कॉमन आप एक्सपीरियंस करते हैं, वहां बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे इन द पार्क, इन द जिम, द फोन, द न्यूज़पेपर, ये जो कॉमन एक्सपीरियंस के, जैसे न्यूज़पेपर पूछते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, द न्यूज़पेपर यूज करते हैं। और न्यूज़पेपर इज फ्री, द न्यूज़पेपर इज फ्री, ऐसे बोलते हैं। यानी न्यूज़पेपर के साथ दा का यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉमन जो आपका एक्सपीरियंस है, कॉमन यूज की जो चीजें होती हैं, उनमें हम दा लगा देते हैं। मीडिया रिलेटेड एक थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर हो जाती है कि जी ये रेडियो है, ये किस प्रकार से स्पेशल है, ये एक कौन सा रेडियो का जिक्र है, ये स्पेशल का है, जनरल का जिक्र है। तो इसमें ये रूल लागू होगा आपका कि जो मीडिया से रिलेटेड है, चाहे कोई इन्वेंटेड है, जैसे साइंस का कोई आविष्कार है, इस प्रकार की चीजें हैं, उनके साथ हम दा यूज कर देते हैं। द रेडियो, द इंटरनेट, द प्रेस, द मूवी, द मीडिया, तो ये आपका यूज होता है। अब टाइम एक्सप्रेशंस हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, द इवनिंग, द डे बिफोर यस्टरडे, द 1960s, चाहे द 60s हो, तो हम क्या है,
इसमें दा का यूज करते हैं, द 18th सेंचुरी। सी और जो ओशियन है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, द एटलांटिक्स, माउंटेन रेंजेस है जैसे द हिमालय, द एल्प्स, ये तो आपको नॉर्मली आप पढ़ते रहते हो। लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कोई स्पेशल चोटी या स्पेशल पहाड़ी है, जैसे द माउंट एवरेस्ट है, श्रीलंका है, स्पेशल टापू हो गया, तो उसके साथ आपको दा नहीं लिखना है। दा श्रीलंका नहीं लिखते हम, दा माउंट एवरेस्ट नहीं लिखते हम, इसके साथ क्या लिखेंगे, सीधा ही माउंट एवरेस्ट लिखेंगे। लेकिन जैसे द हिमालय, द एल्प्स और कोई किसी भी माउंटेन का नाम, द अरावलीज, तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे, दा लगाएंगे। आइलैंड ग्रुप्स है, द वेस्ट इंडीज, द ब्रिटिश आइल्स, यानी ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, उसके साथ हमारा क्या यूज होता है, दा का यूज होता है। डेजर्ट्स, द सहारा, द थार, तो ऐसे हम क्या इसके साथ दा का यूज कर सकते हैं। होटल है, स्पेशल होते हैं होटल, चाहे अब द पालकी, द बटर बॉक्स या किसी भी होटल का नाम है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, दा लगा, द पालकी, द डायमंड, कोई भी होटल का नाम हो। थिएटर के नाम के साथ, जैसे ये मेरे को तो हिसार का पता है भाई, द सन सिटी, द मिराज। अब मान लीजिए हिसार के साथ तो दा नहीं आएगा, हिसार का हम लिखते हैं तो उसके साथ हम दा नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि किसी होटल का नाम हिसार है, हिसार में, तो हम उसको लिखेंगे दा हिसार। I visited the Hisar to watch a movie. अच्छा एक और बताओ, जैसे वॉच मूवी है या सी मूवी। आई विजिटेड द हिसार सिनेमा, मान लीजिए कि हिसार नाम से सिनेमा है, या विजिटेड द मिराज सिनेमा टू सी द मूवी या टू वॉच द मूवी। क्या आएगा इसके अंदर, इसमें वॉच आएगा, यानी जो मूवमेंट में है, जो चीजें हम देखने जा रहे हैं, जैसे मूवी को देखना है तो वो क्या आएगा, वॉच आएगा। और कोई सामान्य स्थिर चीज है उसको देखने में क्या आता है, सी यूज करते हैं हम। म्यूजियम्स, म्यूजियम्स हैं उनके साथ हम दा का यूज करते हैं नाम। वैसे म्यूजियम के साथ नहीं करेंगे, म्यूजियम वर्ड है ना उसके साथ दा का यूज नहीं होगा, लेकिन म्यूजियम का नेम है तो हम क्या यूज करेंगे, दा म्यूजियम करेंगे। फैमिली है, ये पूरी फैमिली दिखा देता है, द गुप्ता, और हमारे द श्रीवास्तव या द शर्माज, इस प्रकार जो फैमिली का नाम लगाते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ये पूरी फैमिली को डिनोट करता है कि पूरी द गुप्ताज का मतलब ये हो गया कि इसको ऐसे कर लो, द गुप्ताज। ये गुप्ताज का मतलब ये हो गया कि गुप्ता फैमिली के सारे मेंबर। टू जनरलाइज, द स्मॉल बिजनेस, द पुअर, द रिच, ये तो स्मॉल बिजनेस मैन करो इसको, द स्मॉल बिजनेस मैन, यानी द स्मॉल बिजनेस मैन विल बी profited by the policy of government। इस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं, यानी द स्मॉल बिजनेस मैन वॉज प्रॉफिटेड या विल बी प्रॉफिटेड, कुछ भी लिखा हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक बिजनेसमैन इस पॉलिसी से बेनिफिट नहीं लिया एक ने, इसका मतलब हो कि सभी जितने बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन, उनको इससे क्या मिला, बेनिफिट मिला इस पॉलिसी से। यानी एक ही वर्ड से हम यदि पूरे क्लास को दिखा दें तो वो क्या है आपका, इसको दा लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब इसने पूरी अपनी एक वर्ग को, एक क्लास को इसने क्या कर लिया, इसके अंदर जनरलाइज करके एक वर्ड से इसको हमने पूरे, इसे एक नाउन से हमने पूरी क्लास को दिखा दिया। कार्डिनल नंबर, ये तो पता ही आपको, द फर्स्ट, द सेकंड, द प्रीवियस, द लास्ट, द फॉलोइंग, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमेशा दा आएगा, जैसे द गिटार, द वायलिन, द ढोलक,
द डमरू, कुछ भी हो, इसके साथ हम क्या यूज कर देंगे, द यूज कर देंगे। डिजिटल इन्वेंशन, मैंने आपको बता ही दिया, द डिजिटल कैमरा, द टेलीफोन, द प्रोजेक्टर, द टेलीस्कोप, इस प्रकार की जितने भी इन्वेंशन हैं उनके साथ द यूज करते हैं। बॉडी पार्ट्स, द हैंड। लेकिन मान लीजिए मैं मेरे इस हाथ के बारे में बात करूंगा, आई यूज माई राइट हैंड, आई यूज माई राइट हैंड, तो इस प्रकार के केस में हम क्या करेंगे, इसको माई लगा देंगे। और यदि जैसे आई सॉ द हैंड लेइंग ऑन द रोड, यानी मैंने वो जो हाथ है वो सड़क पे कटा हुआ देखा, तो इस प्रकार के केस में हम क्या यूज करते हैं, द हैंड यूज कर लेते हैं। शिप्स, ट्रेन, लेक, जो जनरली हम पढ़ते हैं, द विक्रम, द फ्रंटियर मेल, द डल लेक, इसमें लेक भी आ गया। द भाखड़ा डैम, कोई भी डैम का नाम है, लेक का है, मेल का है, विक्रम, कोई नदी का है, रिवर का है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। रिलीजियस बुक के साथ भी द गीता, द बाइबल, द इंडियन एक्सप्रेस, वेरी नॉर्मल है ये। लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे द फ्रेंच है, द इंग्लिश है, यूज करते रहते हैं। ये थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, द लैंग्वेज को। मान लीजिए मैंने द इंग्लिश लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश कम्युनिटी, इंग्लिश मैन, अंग्रेज आदमी, और इंग्लिश लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज भाषा। और द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, जो अंग्रेज। ये तो पर्सन को दिखाएगा, और सीधा इंग्लिश लिख देंगे तो क्या है, ये क्या है, ये आपको लैंग्वेज दिखाएगा। और द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज आदमी। क्लास, द रिच, द डॉग, जो मैंने बताया था उसमें द बिजनेसमैन यानी द डॉग। द काउ, यानी ये द काउ का मतलब सारी काउ, द डॉग, द रिच का मतलब सारे अमीर आदमी, ठीक है। द रिच आर क्रूअल, द रिच मैन आर क्रूअल, वो बड़े क्रूअल होते हैं, अच्छे नहीं होते। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते, ऐसा लिख दिया, तो द रिच से क्या मतलब सारे अमीर आदमी, ठीक है। द पुअर हैज टू वर्क हार्ड, गरीब आदमी बहुत काम करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक पुअर को नहीं, कि जितने सारे पुअर मैन हैं उनको काम करना पड़ता है, पूरी जो क्लास है उसको वो दिखा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइजेज करेंगे। ये रूल तो आपको पढ़ने हैं, ये रूल तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो रूल है, और जो मैंने आपको कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड जो आर्टिकल्स के बारे में बताया वो समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या होना है, क्या इसमें फील होगा, क्या नहीं आएगा, उसके बारे में सारी बातें आपको पता लग जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।